प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो स्टोरीज हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले शरीफ खानदान के लिए एक और बड़ी मुश्किल। हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस में दोबारा तहकीकात का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी ने हुदैबिया पेपर मिल स्कैंडल को पैनामा स्कैंडल से बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। 2000 में शुरू होने वाला हुदैबिया स्कैंडल अपने अंजाम को नहीं पहुंच सका था। क्यों नहीं पहुंच सका, इसके जिम्मेदार कौन लोग थे, इसके बारे में तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम हुकूमत लंबी सरकारी छुट्टियां देकर पछताने लगी। काबीना इजलास में वज़रा का छुट्टियों के मामले पर इख्तलाफ, छुट्टियों को 6 से 3 करने पर गौर। वज़रा की आपस में बहस बाज का ख्याल है कि अब फैसले में रद्दबदल करने में देर हो चुकी है। शेख रशीद की छुट्टियों के दिफा में अजीब मंतक सामने आई, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा नए वजीर खजाना शौकत तरीन की दबंग एंट्री सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की साख पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। शौकत तरीन और वज़रा की धुआंधार बहस, इसकी भी एक्सक्लूसिव तफसीलात आपको बताएंगे। और लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ, बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की मशरूत इजाजत मिल गई। वजीर आजम इमरान खान से कानूनी टीम की मुलाकात, फैसले के खिलाफ अपील पर गौर। इन तमाम स्टोरीज को आज के प्रोग्राम में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्लास साहब, जिस तरह से ये हुदैबिया वाली कहानी दोबारा से खुल गई है, तहकीकात का दोबारा से आगाज होगा, अब क्या निकलेगा? और आप कुछ इस तरह की बातें माजी में करते रहें। बड़ा वो आमिर साहब का एक अंग्रेजी का मुहावरा ये कहते होते हैं, आई टोल्ड यू सो, अक्सर रिपीट करते होते हैं। बुरा लगता है लेकिन क्या करें, अपना ढोल खुद ही पीटना पड़ता है। और तो किसी ने और तो किसी ने हमारे साथ ढोल पे संगत नहीं देनी। बहरहाल अच्छा किया आपने, मेहरबानी आपकी कि हम ये बातें, ये जो हुदैबिया वाली हैं जो है ना, ये बड़ा स्कैंडल था। उसकी वजूहत भी मैं आपको बताऊंगा। ये कि मैंने और आमिर साहब ने मेरा ख्याल जितना रिलीजियसली इस स्कैंडल को फॉलो किया और इसकी एक एक डिटेल, एक एक चीज़ हमने आगे किया। नाकदीन तो साफ ज़ाहिर इन चीज़ों को कभी नहीं अप्रिशिएट करते, वो तो हमें कीड़े निकालेंगे जैसे हम लोग अपने नाकदीन में कीड़े निकालते हैं। इट्स अ नेचुरल अंडरस्टैंडेबल। ये चीज़ मैं सिर्फ एक छोटा सा क्लिप है, और मेहरबानी हमारी कुर्रतुल ऐन, ये कुर्रतुल ऐन है, कराची से हमारी व्यूअर भी हैं और वो हमारे प्रोग्राम को देखती हैं, बड़े फॉलो करती हैं बड़े अरसे से। तो मुझे शायद याद ना रहता, उनकी मेहरबानी 22 करोड़ में से किसी एक को तो आमिर साहब याद रहा, चलो कुर्रत को याद रहा। उसने बेचारी ने वहाँ से कराची से मुझे क्लिप भेजा। ये मेरी टीम का, ये हमारा नहीं, हमारे भी आपको पता है आज अगर ईद की वजह से रिड्यूस स्टाफ है, सिर्फ 2 हैं बेचारे सभी, और राना अशरफ साहब और आप जो हैं वो काम पे लगे रहे हैं सारा दिन। तो उन्होंने वो मुझे क्लिप भेजा तो मुझे याद है, मैं कि हैं अच्छा आपने ये बातें भी की हुई हैं। ज़रा वो पहले क्लिप सुना दें कि उस वक्त 92 में हम ये शो करते तो मैंने उस वक्त भी कहा था, आज से 3-3.5 साल पहले का है, मैंने कहा जनाब आप हुदैबिया को बंद कर दें। जब इन्होंने यहाँ पे काजी फैजी साहब और दीगर जजेस ने इसको क्लोज़ किया था ना, उस वक्त हमारे दिल बड़े दुखे थे और हमारे बार बार दुखते हैं कि ये बड़ी मेरा ख्याल कौम और मुल्क के साथ ज्यादती थी कि महज टेक्निकल बुनियादों पे जी टाइम बार आपने 1 हफ्ता पहले आना था, 1 हफ्ता बाद आए तो हम इसको नहीं खोलने देते। ये क्रिमिनल केस था, इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, कन्फेशन स्टेटमेंट थे। आप उसको कैसे रोक सकते हैं? बहरहाल अदालत का हुक्म था, मानते हैं सारे। उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि मैं कि जनाब इस केस को अब दबा लें, इसको कुछ भी कर लें, वन डे ये केस आपको रीओपन करना पड़ेगा, आपको दोबारा इसकी तहकीकात चीज़ें जो है ना देखना पड़ेगी। पहले वो ज़रा क्लिप जो कुरत ने भेजा है, थैंक यू वेरी मच कुरत कि आपने भेजा, तो वो ज़रा पहले मेरा कौम को सुना दें कि हम ये कभी कभार को इस तरह की बातें भी कर लेते थे जो अभी आज पूरी हो रही है 3-3.5 साल बाद। जी बिल्कुल, आपको याद होगा जब ये पनामा में हो रही थी और डट गए थे, टैंक के आगे खड़े हो गए थे जनाब कि मैं नहीं खोलता, यहाँ पे हुदैबिया भी नहीं खोलता, तो मैं फलाना भी नहीं खोलता, कर लो जो मेरा तुझे करना है। उस वक्त अपने उस पे थे। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी तारीख में 2 बड़े फैसले हैं जो हर्ट करेंगे इस मुल्क और कौम को, उनको कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे आपको खोलना पड़ेगा। एक हुदैबिया केस जो बंद किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टाइम बार करके कि जी ये नहीं खुल सकता। करप्शन का पैसा कभी भी हो यार, कभी भी जुर्म जो है जुर्म होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि 20 साल पहले किसी ने न्यू एविडेंस विद न्यू ग्राउंड जो हमेशा खुल सकता है। वो एक कत्ल हुआ है, वो पकड़ा गया है, तो उसमें क्रिमिनल ऑफेंस था। ये कोई आपका सिविल ऑफेंस नहीं था, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट नहीं था 2 बंदों के दरमियान के 20 साल हो गए। ये क्रिमिनल ऑफेंस था और उसमें बिलियंस ऑफ रुपीस जो है शरीफ खानदान ने, हुदैबिया मनी स्कैंडल जो था सबसे बड़ा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने उनको क्लोज किया और बहुत बड़ा रिलीफ मिला, जिसका वो जिक्र नहीं करते। बहुत बड़ा रिलीफ था। दूसरा आसिफ अली जरदारी का जो कहा गया है नायब ने कि जनाब वो भी टाइम बार हो गया। ये करप्शन करके टाइम बार कैसे कर लेते हैं? इसलिए करते हैं कि कमर जमान जैसे लोग जो हैं, चौधरी साहब जैसे लोग अपने बंदे लगाते हैं, वो इनको डिले करते रहते। कमर जमान चौधरी साहब ने वो जो हुदैबिया में कैसे सपोर्ट की कि जब हाई कोर्ट से वहां पे फैसला हुआ इनके हक में,
उसको इन्होंने चैलेंज नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट में। ये फैसला था टाइम गुजरने दिया, टाइम बार हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट को कहा कि टाइम बार। सेम जरदारी साहब के साथ हुआ, इसी नैब ने मिल के उनको क्लीन चिट्स लेके दी सर, इन्होंने उनके केसेस सेटल कराए। अब वो कहते हैं जनाब कि ये भी टाइम बार होगा। करप्शन का पैसा पाकिस्तान में नया कल्चर आ गया, अदालतें कहना शुरू हो गई हैं कि जनाब ये टाइम बार हो गया, इसने पैसे कमा लिए, माल बना लिए, बहर पार कर ले, इसको कुछ ना कहें। आपको बड़े अहम जी क्लासेस साहब, बड़ी स्पेसिफिक आपने प्रेडिक्शन दी है, अगर दी भी है तो। मैंने उसी वक्त जैसे मैंने कहा था केस जो है ना इतना बड़ा, इसकी वजूहात हैं कि क्यों बड़ा केस था, लोगों को ज़रा याद दिलवाते हैं। क्योंकि गजनी, हम पूरी कौम गजनी है, मैं खुद बना हुआ था कि हमने क्या क्या बातें की हुई हैं। ये है वो बेसिस जो समझने की ज़रूरत है कि क्यों इस केस का हम समझते थे रीओपन होना जो है ना ज़रूरी था, और होना था, मेरे कहने पे तो नहीं हो रहा। तो ना पीटीए वाले तो आपको तोपे गन्ने लेके मेरे पीछे हैं कि जनाब उनको मौका मिले, तो हमको मेरे एडवाइस पे तो नहीं कर रहे कि जी रऊफ साहब ने 3 साल पहले फरमाया था, लिहाजा आज इनका कहना पूरा कर देते हैं। नो, ये बात जा नहीं थी। वजह यह है कि इस वक्त तो इसहाक डार साहब और एक आपको पता है पिछले दिनों एक इसका बैकग्राउंड भी है कि हुकूमत क्यों इसको रीओपन कर रही है, जो मुझे समझ आ रही है कि पिछले दिनों यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट थे, तो उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, 30 के करीब थे, एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट मिला है उनसे। तो उसमें से कुछ बातें बाहर निकली हैं जिसमें इसहाक डार साहब के हवाले से खासा उसमें बताया गया है कि जो कोट करते हुए बताया गया है कि शायद वहाँ से उस मीटिंग में इंकशाफ किया गया है कि वो कुछ ये बड़े यहाँ पे इदारे इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे इंटरनेशनल। तो डार साहब जो है रिपोर्टेडली वो वहाँ से कोई अपना कमीशन मांगने की वो कर रहे थे, कोई कॉलम भी छपे इस पर, कोई 1-2 इस पर व्लॉग्स भी हुए। तो इसहाक डार साहब ने उसके जवाब में उन्होंने भी अपना इंटरव्यू जो है तलत हुसैन साहब को उन्होंने भी दिया। तो उस पर एक वार ऑफ वर्ड शुरू हो गई है बिटवीन पिंडी एंड लंदन। इसहाक डार साहब लंदन में है, ये पिंडी में है। साहब जर जब ये बातें सामने आई हैं तो इसहाक डार साहब का सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है वो ये है हुदैबिया है। वीक पॉइंट कैसे? सो हुकूमत जो है ना मोस्टली मुझे ये लगता है कि ये पिंडी की मोहब्बत में ज़्यादा कि चलो इसने अगर ये आगे से बातें कर दी हैं, चले हम इनको फिक्स करते हैं। तो हमारे दोस्त जो हैं फवाद चौधरी साहब ने कहा होगा कोई मसला नहीं है जनाब, हम आपको बताते हैं कि कैसे इसहाक डार साहब को दोबारा जो है ना हम लाइमलाइट में ले आते हैं, टेलीविजन शोज़ भी होंगे। डेफिनेटली इतनी बड़ी खबर है, स्टोरी है जिसको अदालत ने बंद किया हुआ, आप कह रहे हैं हम दोबारा इसका आके तफ्तीश करवाएंगे। और इसमें फंसता कौन है? सबसे बड़ा डार साहब फंसते हैं। बाकी जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हो सकते, कह सकते हैं जनाब कि आपके पास क्या हमारे खिलाफ सबूत हैं, लंबी कहानी है, आजकल आपको पता है 1 मिनट में वैसे से मानते हो जाती है। डार साहब के ये हुआ था, डार साहब बंद थे यहाँ पे अटक उसमें कल्ले में बंद थे ये वहाँ। तो इन्होंने एक दिन एप्लीकेशन दी है उनको, जनरल अमजद साहब जो हैं, ये अप्रैल मेरा ख्याल है अप्रैल 2000 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये डॉक्यूमेंट्स वो भी लगे हुए हैं सारे के सारे। तो अप्रैल में जनाब इनको किया गया, जनरल अमजद को बताया गया कि इसहाक डार साहब जो है ना वो आपसे पार्डन लेना चाहते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा किस चीज़ का पार्डन? उन्होंने कहा वो वादा माफ गवाह बनेंगे, वो सारा कुछ बताएंगे कि हाउस ऑफ शरीफ ने कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की, इन्होंने कैसे कैसे की, किस तरीके से की, वो सब कुछ बताएंगे, ऑन रिकॉर्ड बताएंगे। वो मेरा ख्याल 164 होता है जो स्टेटमेंट कन्फेशनल होता है मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन इसके बदले वो ये चाहते हैं कि मुझे रिहा किया जाए, मेरी तमाम सजाएं केस में से मुझे वो किया जाए। जनरल अमजद साहब जो है इस डील पे राजी हो गए। ठीक है, उन्होंने की फेयर एनफ कि हमारा टारगेट शरीफ ज़्यादा है, ये तो आगे से क्रोनीज हैं उनके, या इनको वो यूज़ करते थे जो भी था। उन्होंने इनको जनाब बाकायदा स्पेशल बुलवाया गया, अटक जेल से निकाल कर इनको लेकर गए वहाँ पे लाहौर, वहाँ पे नैब के उसमें हेडक्वार्टर में इनकी वहाँ पे लाहौर में इनकी मुलाकात हुई जनरल अमजद की और इसहाक डार साहब की। अच्छा। इसमें उन्होंने उनसे पूछा जी आप पे कोई दबाव तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं जी मेरे पर कोई नहीं है, मैं वॉलंटियर करके ना आपको मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके बदले पार्डन दें। तो उन्होंने जनाब कि इनकी हार्डली कोई 5-10 मिनट से ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई जनरल अमजद की डार साहब की। उन्होंने सिर्फ ये वेरीफाई किया कि जो मेरे तक रिपोर्ट्स पहुंची हैं वो ठीक है या गलत है, हो गया। अगला प्रोसेस ये था कि इनको लेकर गए, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, सारी चीज़ें मौजूद हैं इसमें। 164 का आम आदमी के लिए बताने की जरूरत है कि उसका बाकायदा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं, वो इंश्योर करता है, आपसे सवाल करता है कि आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है, आप ये किसी हुकूमती दबाव की वजह से नहीं आ रहे, कोई और तो नहीं है, आपके साथ अकेले बैठा के तसल्ली करने के बाद उसके बाद ये फिर हल्फी बयान होता है। बहरहाल अब इसमें लिखा हुआ है सारा, मजिस्ट्रेट साहब ने इनसे पूछा बाकायदा कि जी आप पे कोई दबाव तो नहीं? जो आमिर साहब बताए उन्होंने मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं। उन्होंने कहा फिर भी सोच लें। तो उनको जनाब ये है 25/4/2000 को ये मुसम्मी मोहम्मद इसहाक डार वल्द मियाँ चनन दीन डार यहाँ अदालत में मौजूद हैं और कमरे अदालत से तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया गया है और उनका बयान कलमबंद करने से पहले
उनसे दर्ज झेल सवालात किए गए, क्या आपके इल्म में है कि आज केस अदालत में हाजिर हैं? जी मुझे इल्म है, मैं मजिस्ट्रेट की अदालत में हूँ। क्या आपको मालूम है आप अदालत में किस वजह से ये हाजिर हैं? तो डार साहब ने जवाब दिया, जी हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ रज़ाकाराना तौर पर अपना बयान कलम बंद कराने के लिए। फिर पूछा कि आप अपने होशो हवास से बयान देना चाह रहे हैं? उन्होंने जी बिल्कुल मैं अपने होशो हवास से बयान दे रहा हूँ जनाब। क्या अपनी मर्जी के बगैर आप पे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही? उन्होंने कि बिल्कुल मेरे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं हो रही। मजिस्ट्रेट को सारा कुछ दिया और मजिस्ट्रेट साहब ने जनाब इनका बाकायदा साइन करके बयान लिया। अब वो ये बयान ये है, अच्छा ये भी कहा गया था, उसमें पूछा गया था कि आपके इल्म है कि ये बयान आपके खिलाफ बतौर शहादत सबूत भी इस्तेमाल हो सकता है? तो डार साहब ने जवाब दिया, जी हाँ मुझे इल्म है कि यह बयान मेरे खिलाफ बगैर आगे बतौर सबूत भी इस्तेमाल हो सकता है, बला बला अदालत को रेफरेंस। अब ये वो बयान की कापी है जो उन्होंने बैठ कर, इनको फिर आधा घंटा भी दिया गया कि फिर भी सोच लें, उसके बाद ये बयान हुआ। ये तकरीबन जनाब आपका कोई एक लंबा चौड़ा तकरीबन ये 30-35 पेजेस का ये इनका हैंड रिटन स्टेटमेंट है। अच्छा, कन्फेशनल। इसमें इन्होंने क्या इंकशाफात किए थे जिसके बदले इनको मिली थी रिहाई मिली थी। इन्होंने कहा था अपनी लंबी कहानी सुनाने के बाद कि मैं यहाँ से पढ़ने के लिए गया, लंदन गया, इल्फर्ड में काजी फैमिली थी, हमारे रिलेशनशिप थे, तो उनके साथ मैं वहाँ पे इस वक्त वैसे डार साहब ने जो अपनी उम्र वहाँ पे लिखे कोई 71 ईयर्स बनती है इनकी तकरीबन इस वक्त, माशाल्लाह हेल्दी हैं, 71 के लगते नहीं, अल्लाह उनको ऐसे सेहतमंद रखे। तो वो जनाब वहाँ पे काजी फैमिली के साथ रहे, पढ़ते रहे, फिर इसको लिबिया चले गए, फिर पाकिस्तान आ गए कोई 88 के करीब, और यहाँ पे इनकी शहबाज शरीफ साहब से पहली दफ़ा मुलाकात हुई। ठीक है, इनकी डार साहब की। और यहाँ पे वो भी उसके थे, वो चैम्बर में थे, ये भी चैम्बर में थे, नया चार्टर अकाउंटेंसी पढ़ कर आए हुए थे, इनकी दोस्ती हो गई यहाँ से। अब ये सारी बातें मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये सारी बातें खैर रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, खुद डार साहब ने बताई। मुख्तसर लंबी कहानी लोगों ने बार बार सुनी हो, लेकिन जस्ट मैं रिवाइज उनको कर रहा हूँ, उनके मेमोरीज को। उस पर ये फिर ये तय हुआ इनके दरमियान जब दोस्ती बढ़ी, तो इनको बताया कि जनाब कुछ इन्होंने मुजारबा खोल ली थी एक कंपनी डार साहब ने, इनको कोई पैसे चाहिए थे, लोन वगैरह चाहिए था, लेकिन इनके पास कोलेट्रल नहीं था। तो डार साहब ने कहा जनाब के कोई कोलेट्रल दें, कोई अगेंस्ट कोई गारंटीज दें। तो इन्होंने फिर इनको कहा जी हमारे पास कोई डॉलर्स हैं, पैसे हैं, कि वो बैंक में जमा करवाएं, तो उनको कोलेट्रल आप रख के उसके अगेंस्ट हमें आप लोन वगैरह दे दें। तो इन्होंने कहा जनाब वो कहाँ से आएंगे, किस तरह करेंगे? तो ये बकौल 2 अकाउंट हैं। ठीक है, एक अकाउंट ये है कि जनाब इन्होंने कहा कि मैं लंदन की काजी फैमिली जिसके पास मैं रहता रहा हूँ उनके फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलते हैं, उनके पासपोर्ट में लेते हैं। तो इन्होंने उनसे पासपोर्ट लिए, उन पासपोर्ट्स की बुनियाद पर इन्होंने पाकिस्तान में 3-4 उनके फॉरेन करेंसी के अकाउंट खुलवाए, उनमें डॉलर इन्होंने डलवाए, और डॉलर उनके जो थे शरीफ फैमिली के डलवाने के बाद उनको इन्होंने यूज़ किया एज ए कोलेट्रल। फिर इन्होंने इनसे लिए कर्जे लिए, वो लंबी कहानी है, इसमें बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो काजी फैमिली का डिफरेंट इस पर व्यू है जो बाद में आता है। वो ये कहते हैं कि मैंने ये हाउस ऑफ शरीफ के लिए इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की, ये पैसे जो है ना, ये हमने इस तरीके से वो जो काजी फैमिली के अकाउंट्स हैं उनमें डालते थे और फिर बाहर जाके निकलवा लेते थे पैसे जो है। इस तरीके से हम ये काम करते रहे, नंबर 1। साथ में ये कुछ वहाँ पे मिस्टर ये सईद साहब भी थे उसमें न्यूयॉर्क में, कौंसल जनरल, उनको वाशिंगटन में भी उनका घर था, कौंसल जनरल न्यूयॉर्क का ऑनररी उनको बनाया गया था। और वो हर दफ़ा यूएन के अंदर जब भी प्राइम मिनिस्टर जाते थे उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब, तो पिछली सीट पे हमेशा वही बैठे होते थे, पूरा फॉरेन सेक्रेटरी से ज़्यादा उनका प्रोटोकॉल था जी। उनका भतीजा था, वो भी यही करता था। एक अंग्रेज़ गोरा वहाँ से आता था, उसे लेकर यहाँ पे होटल में ठहरता था, वो कोई वॉचर वगैरह बनवा के आता था डॉलरों के। और बकौल वो जो बाद में जवेद कियानी साहब ने, वैसे वो शुगर मिल वाले हैं ना, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और इसमें इन्होंने भी बताया था, वो डॉलर वगैरह लेके बाकायदा प्राइम मिनिस्टर की जो एक होती ना ऑफिशियल कार, उसमें लेकर वो मॉडल टाउन उसको ले जाया जाता था होटल पे। तो वो भी वो वॉचर वगैरह सारे उसके जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें, बॉन्ड वगैरह वो भी चला रहे थे। खैर इन्होंने बताया कि ये सारा काजी फैमिली के हमने अकाउंट्स खुलवा के मनी लॉन्ड्रिंग की, लंबी डिटेल है 40 पेजेस की, ये हो गया। काजी फैमिली को जब ये पता चला, इस बुनियाद पर इनको रिहाई दे दी कि तकरीबन 1.5 करोड़ कोई डॉलर से ज़्यादा के करीब इन्होंने इनके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की। इनको मिल गया इस पे पार्डन, ठीक है, इसके बदले में वादा माफ गवाह बन गया, हाउस ऑफ शरीफ की सारी डिटेल आ गई। जब ये चीज़ें बहर हुई और उस वक्त सैफ रहमान ने सारे उस वक्त ये रहमान मलिक साहब और ये पीपल्स पार्टी हुकूमत आ गई, जनाब मुशर्रफ साहब पीछे लग गए, जनाब अमजद खुद जाके मिले उसे काजी फैमिली से, लंदन की काजी फैमिली से खुद मिले बाद में। उन्होंने जब ये चीज़ें सारी हुई, उन्होंने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा जनाब ये तो डार साहब हमारे पास रहते थे, तो हमारे तो बच्चों की तरह थे, हमने तो बड़ा इनका ख्याल रखा। हमने कोई वहाँ पे अपने वो बनवाने थे, शनाख्ती कार्ड बनवाने थे, तो हमने फोटो कापीज दी थी इनको अपने पासपोर्ट्स की, हमें नहीं पता था। इन्होंने जाकर ये हमारे जैली बैंक अकाउंट खुलवा दिए। ये काजी फैमिली का भी अपना स्टेटमेंट मौजूद है, उनका कन्फेशन ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा एक दिन हमें बैंक ऑफ अमेरिका से फ़ोन है, वो भाई साहब आपके तो $1 करोड़ लाख डॉलर निकल आए,
तो वी वर वरीड, तो हमें तो पता ही नहीं था। उन्होंने ये कहानी सुनाई, उसमें रहमान मलिक भी थे वहाँ पे और जनरल अमजद भी थे, मौजूद थे जब ये इनकी मुलाकातें हुई थी। अब 2 अकाउंट आ गए, वर्जन सामने आ गए। अच्छा, उस पर इसहाक डार साहब ने जवाब दिया, इसी में है, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो है ना काजी फैमिली, इनको शौक पड़ गया था कि जनाब कि हमने, और उन्होंने कहा उन्होंने मुझे नहीं दिए थे कापीज, इन्होंने शहबाज शरीफ को कापीज दी थी, क्योंकि इनकी मैंने शहबाज शरीफ से मुलाकातें करवाई थी। पॉलिटिकली एम्बिशियस थे, इनको वजीर आजम और वजीर आला से मिलने का बड़ा शौक था, ये भी इसमें थे, सियासी तौर पर मैं एक्टिव हूँ। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी को शौक होता है कि पाकिस्तान में जाए, अब हम बताएं कि हम कितनी बड़ी पॉलिटिकल फिगर्स से मिले, हम क्या चीज़ बन चुके हैं। तो इन्होंने कहा जनाब कि ये यहाँ पे आए और इन्होंने वहाँ शहबाज शरीफ से अपनी बराह रास्त दोस्ती कर ली। ये बकायदा आमिर साहब कहते ब्लॉकबस्टर है, फिल्म है, बहुत बड़ी है ये मनी लॉन्ड्रिंग पे अगर कोई बनाना चाहे। वो खैर वापस आए, इन्होंने कहा जनाब कि इन्होंने खुद उनको दिए थे, मैंने नहीं दिए थे। इनको ये भी था कि जनाब हमने आपके लिए इतना कुछ किया, आपने हमारे उस पे उन पेपर्स पे मनी लॉन्ड्रिंग की, तो हमें क्या इसका फ़ायदा हो। सो वो अपना फ़ायदा देख रहे थे। डार साहब ने इस पूरे प्रोसेस में से अपना फ़ायदा उठा लिया। इन्होंने जनरल अमजद एंड कंपनी को यूज़ करके डिटेल दे के या हाउस ऑफ शरीफ को उन्होंने इस्तेमाल किया। बल्कि इसमें जो आज तक शहबाज शरीफ नाराज़ हैं इस डार साहब से, एक इन्होंने अरब खतून का हवाला दिया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, इट्स प्राइवेट पर्सनल, अच्छा नहीं लगता। अरब एक खतून का नाम है, उस अरब खतून के जरिए भी शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग करवाई हुई है अकॉर्डिंग टू डार साहब स्टेटमेंट वहाँ पे, वो भी अगर मुल्क की वो वहाँ पे है। सो अब ये बताएं कि इस केस में से इन्होंने कर दिया था इस केस को बंद। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई साहब इसके अगेंस्ट तो उसको रिहाई मिली हुई है, अप्रूवर मौजूद है, घर का भेदी मौजूद है, जिसने इनकी लंका ढाई है। आप कहते हैं केस ही नहीं, हम इसको रिओपन ही नहीं होने दे। ये सारी कहानी है, ये सारा मुद्दा है। बाकी सर बड़ी इंटरेस्टिंग और वाकई मूवी की तरह जो पूरी ड्रामेटिक उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। लेकिन इस वक्त आमिर मतीन साहब, बड़ा सवाल ये है कि इसको बंद किस तरह ये हुआ था, जिम्मेदार कौन लोग थे, और अब ये जब रीओपन होने जा रहा है तो क्या होप्स रखी जा सकती हैं? बंद होने का तो जो है आपको पता ही है कि ये जस्टिस फायज ईसा साहब ने उनके ऊपर एक बड़ा, ये हमारी तरफ से भी और भी एक तनकीद रहती है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन्होंने टाइम बार्ड होने की वजह से इसको बंद कर दिया था। और उस वक्त ये बड़ी बहस हुई थी कि जनाब जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो टाइम बार्ड नहीं होते, जो एक क्राइम हो गया है, चोरी डकैती बड़े कुछ किस्म का भी है, कोई किसी वक्त भी वो ये नहीं कह सकते आपके जनाब देखे इतना साल हो गया अब ये नहीं खुल सकता, वो हमेशा खुल सकता है। और ये हमारा सिर्फ व्यू नहीं, बड़े बड़े जूरिस्ट का, एतजाज अहसन का, बड़े लोगों का यही व्यू, वही जो अभी क्लास क्लिप में बाकी क्लास साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से ये तफसीलात बताई हैं। और बताने इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को भूल जाती हैं, आम बंदे को क्या, वकीलों को, बड़ों बड़ों को और बड़े बड़े सहाफ़ियों को ये तफसीलात भूल भी जाती हैं। और कई लोगों ने, हम लोगों ने, हमें ये एजाज़ रहा है कि हमने इस केस को बहुत ज़्यादा भूलने नहीं दिया, भूलने भी नहीं दिया, और हमें खुद भी याद हो गया, रट्टा लग गया हुआ है। मगर उसके बावजूद क्लास साहब ने दोबारा फाइल आज दोबारा पढ़ी हुई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें याद आ जाएँ। ये जो हुदैबिया है ये बड़ा ही हसास जो है ना टॉपिक है, ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान के लिए। उनकी ये एक दुखती रग है, सबसे बड़ी दुखती रग ये है। और जिस तरह क्लास साहब ने हल्का सा बताया है कि शहबाज शरीफ साहब की जो चकलश ख़ानदान के अंदर जो लड़ाई रहती है इसहाक डार साहब से, इसके ऊपर शुरू हुई थी कि ये इसहाक डार साहब ने इसके अंदर जिस तरह का हल्फिया बयान दिया था, ये पूरे शरीफ ख़ानदान को पीछे से चाकू मारा था। और इसके अंदर जो तफसीलात थी, आप हल्फिया बयान देते हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं, आप बता देते हैं, मगर इसमें इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो तफसीलात दी हुई थी, डिटेल्स दी हुई थी कि किस तरह जो है टीटियों के नंबर मौजूद हैं, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मौजूद हैं, और अपने हाथ से लिखा हुआ है। वरना ज़रूरी नहीं होता कन्फेशनल एक आदमी को आप बयान देते जाते हैं, वो लिखता जाता है, बाद में वो भी है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी हैंड राइटिंग से बड़ी शुस्ता उर्दू के अंदर तफसीलात देते हुए एज एन अकाउंटेंट कि ये प्रूफ भी हो सके। और इसके अंदर तमाम शरीफ ख़ानदान की जो है ना औरतों के नाम है। अच्छा, उसके बाद ये आप इसके अंदर बड़ी आपने वक्फा ब्रेक पे आए, मैं इसके बड़े नए पहलू बताऊंगा कि आज में कैसे रेलेवेंट है वो। और सर इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ को रिलीफ भी दे दिया, तो इस पर भी बात करेंगे। और ईद आने वाली है और हुकूमत ईद की छुट्टियों को लेकर कुछ कशमकश का शिकार है, इसके ऊपर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था ईद की छुट्टियों का। हुकूमत दरअसल ईद की छुट्टियां देकर पछता रही है। इसके बारे में बात करेंगे कि छुट्टियों को लेकर और क्या बात हुई। कमिंग बैक टू शहबाज शरीफ, आमिर मतीन साहब, फवाद चौधरी ने फिर जो इसका मतलब है कि कहा है और जो जितना उनको एम्फेसाइज कर रहे हैं वो उसके रीओपन होगा, जिसका मतलब है सेंसिटिव केस है और रीओपन होगा तो फिर ये सेंसिटिव केस बहुत ज़्यादा शरीफ ख़ानदान के लिए है कि शहबाज शरीफ साहब को ने इस चीज़ के लिए इसाक डार को माफ़ ही नहीं किया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब की मजबूरी ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो एक बेटी हैं मरियम से छोटी, उनकी शादी जो है इसाक डार साहब के बेटे के साथ हुई थी। तो पंजाब का या पाकिस्तान का हमारा मशरकी एक कल्चर है कि जब बेटियां जिनके यहाँ ब्याही जाती हैं तो फिर उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया कि ये मज़ीद इसके ऊपर ना करें, क्योंकि वो इस ख़ानदान के सारे राज जो हैं वो सबसे ज़्यादा तो इसहाक डार को के पास है। और इसहाक डार अब कहने को तो उन्होंने डाल दी, उसके अंदर ये जो कन्फेशन बयान पड़े ये बड़ा मज़ेदार इसके अंदर लगता है कि इसहाक डार साहब एक छोटे से बच्चे थे और वो कह रहे थे नहीं मैंने नहीं करना, और वो कह रहे हैं मियाँ शरीफ के मतलब भी है और नवाज शरीफ के मतलब भी है कि ये शरीफ ख़ानदान के लोग कह रहे नहीं तुम ज़बरदस्ती करो, तुम्हें करना है और ये भी, ये जाली अकाउंट भी खोलो, ये भी करो, और जो तफसीलात नहीं भी बतानी थी वो भी बताई हुई थी। तो इसलिए वो है। दूसरा इसकी एक और खासियत ये है कि ये हदैबिया की वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए। पनामा केस का जो फैसला आया वो लोग ये भूल जाते हैं, इसकी वजह से आया। एक स्टेज आई थी केस की जबकि अदालत उज़्मा ये कह रही थी कि ये अब इतना बड़ा मामला है, इसका कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, तो आप हुदैबिया खोलते हैं तो हम ख़त्म कर देते हैं कि थोड़ी सी तफ्तीश हो जाएगी। उस वक्त इसहाक डार वर्चुअली लेट गए थे, उन्होंने कहा मैंने मर जाना है अगर आपने खुदकुशी कर लेनी है। इस टाइप की बातें भी सुनी गई कि अगर आपने ये खोला। और उसके बाद कमर ज़मान चौधरी और बड़े लॉयर्स ने भी ये कहा कि जनाब ये खोल ले हमारी जान छूट जाएगी। ये जब उस वक्त कमर ज़मान चौधरी बैठे हुए हैं, घर के जो है चेयरमैन है, तो खुलने का मतलब ये तो नहीं कि फैसला हमारे खिलाफ आ गया, बल्कि हमें लॉन्ड्री की वो भी मिल जाएगी रसीद कि जनाब इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। उनके नहीं ये खोलना ही नहीं है। कमर ज़मान चौधरी साहब ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से फिर अदालत मजबूर हो गई कि उनको ये JIT बनानी पड़ी और इसके बाद से वो जो कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। सो इसलिए ये हुदैबिया भी है। अब ये है कि क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि 3 साल से 5 साल से एक्चुअली टू बी प्रिसाइज मैं और रऊफ क्लासा जैसे हम जैसे लोग भी ये कह रहे हैं, नॉन लायर्स कह रहे हैं कि जनाब ये नए एविडेंस की सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको नहीं भी खोला तो कभी भी खोला जा सकता है। और ख़ास तौर पे 3 साल से ये जो PTI की गवर्नमेंट बैठी हुई थी इसके ऊपर एकदम से 3 साल बाद इनको एक ब्राइट वन फाइन मॉर्निंग ये आइडिया आ गया कि इसको खोल लिया जाए। तो ये 2-3 सवाल हैं। ये कि 3 साल तक ये क्यों बैठे रहे, चौथा ये कि वाई नाउ, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि अब ये क्यों खोलना चाह रहे हैं। एक जो समझ आ रही है बात वो ये है कि लोगों को बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जनाब बड़े लोग हम तो ये इशारत नहीं कर रहे मगर लोग जुडिशरी की तरफ देख रहे हैं कि जनाब देखें ना कि एक आदमी शहबाज शरीफ जिसका कि एक झूठा एफिडेविट है कि नवाज शरीफ के जाने पे इन्होंने दिया था कि जनाब मैं जिम्मेदार हूँ, ये मेरा वो 50 रुपए का, पर बहरहाल एक एफिडेविट एक आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक ऑनर का भी मसला होता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर ऑनर। और लीडर ऑफ द अपोजिशन है, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी के, और वो कह रहे हैं कि जनाब मेरा ये कह रहा हूँ कि ये बंदा वापस आएगा, तो वो नहीं आया, तो वो झूठे साबित हो चुके हैं। एक आदमी जो कि अपने भाई के लिए झूठा साबित हो गया है उसमें कैसे इतबार किया जा सकता है। दूसरा, पर मैं समझता हूँ अदालत से ज़्यादा ये प्रोसिक्यूशन होती है। होता ये है कि जब आपने किसी को नहीं बचाना होता है तो ये आप फिर प्रोसिक्यूशन नहीं करते, आप उस केस को फॉलो ही नहीं करते। और ये शहबाज शरीफ के केस में नहीं हुआ, ये अहमद फवाद के केस में है। इतना शोर मचाया गया, ये था आजकल वो वेबिनार पे लेक्चर बता रहे होते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ठीक कैसे हो सकती है। वही ये चीमा साहब के अहमद जो है चीमा के केस में हुआ, ये बड़े और केसेस में भी हो चुका हुआ है। तो ये एक शक ये किया जा रहा था कि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ पे थी नैब। नैब ने प्रोसिक्यूशन करनी थी और नैब के मुतालिक ये सवाल है वो पिक एंड चूज कर रहे हैं। तो ये शक किया जा रहा था कि शायद ये जो शहबाज शरीफ साहब को भेजा जा रहा है ये शायद डील का हिस्सा है
कि इनके मुतालिक जो है ना, इनको ये चुप करने की जो हमने सिला देना है, रिवॉर्ड करना है, तो इसलिए इनको छोड़ा जा रहा है। जिसमें पीटीआई बड़ी सीखपा थी कि जनाब ये इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि जनाब वो, क्योंकि ज़ाहिर है शहबाज शरीफ के होने से देखिए उनको पॉलिटिकल फ़ायदा ये है यहाँ पाकिस्तान में रहने का कि एक तो ऑफकोर्स शहबाज शरीफ है, उसको केस है वो करना, मगर मरियम और शहबाज शरीफ जब तक दोनों इकट्ठे हैं वो ना सियासत उनकी चल नहीं पा रही, ना वो खड़े हुए हैं ना वो बैठे हुए हैं। मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है कंसिलिएटरी किस्म की पॉलिटिक्स कर रही हैं, मरियम जो पहले कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो अपने चचा के ऊपर जाती हुई अच्छी नहीं लगती, चचा उनको अंडरमाइन करते हुए अच्छा नहीं नज़र आ रहा। तो ये एक दोनों फंसे हुए हैं जिसका पीटीआई को एक बड़ा बेनिफिट है। तो मैं एक ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद इस वजह से किया है। अब ये आ जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग केस कितना है, इसकी लीगल वैल्यू क्या है। तो मैंने आज 2-4 वकीलों से पूछा है जो है, हालांकि हम बड़ा खुद फॉलो करते रहे हैं, थोड़ी बहुत हमें भी अकल आ जाती है। वो कहते हैं ये ओपन एंड शट केस है क्योंकि ये पहले साबिश हो गया वह, इसी वजह से ये भाग रहे थे, इसी वजह से कमर जमान चौधरी के पास ये नहीं खुलने दिया था, इसी वजह से वो लोग बातें करते हैं कि ये केस को दबाया गया था। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि सागदार तो बिल्कुल फंसते ही फंसते हैं, मगर तो वो बाहर हैं, शहबाज शरीफ फंसते हैं, फिर इनके घर की सारी औरतें, मामियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ बेचारी जो बैठी हुई है, अब सबको तो लंदन नहीं ले जा सकते ना, वो जो गरीब ताइयाँ होती हैं जिनके नाम इस्तेमाल हुए हैं, मामियाँ पुपियाँ, वो सारी पकड़ी जाएंगी जिनके नाम पे इस्तेमाल हुआ हुआ है। और वो बिल्कुल दूसरा वो रेप्लिका है, ये जो मौजूदा टीटीओ का केस है जिससे उनको जमानत मिल गई है, जिसको फॉलो नहीं किया, जिसके पीछे वो शक कर रहे हैं कि वो है, तो वो रेप्लिका है इस केस का। तो इससे वो केस भी जो मौजूदा चल रहा था बड़ा स्ट्रांग होता है कि जनाब ये वारदात दूसरी दफ़ा की गई है, ये वही हुदैबिया वाली वारदात है, उसी तरह ही टीटीओ के ऊपर जाली पैटर्न वाज़ेह हो जाएगा, के ऊपर जो है बेनामी अकाउंट खोले गए, बाहर पैसे भिजवाए गए, फिर वापस लाए गए, यहाँ इन्वेस्ट किया गया, तो उससे ये सारा खानदान फंसता है। और वो फुफियाँ, ताइयाँ, चाचियाँ जब जो है पकड़ी जाएंगी जेल में, तो जाहिर है फिर खानदान के मर्दों को गो के पहले ये रिवाज नहीं है, काफ़ी हद तक वो बड़े आराम से भी नवाज शरीफ साहब चले जाते हैं, उनकी साहबजादी यहाँ जेल में रह जाए, या उनके भाइयों को भी एहसास नहीं होता। पर मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और ये देखेंगे कि ये जाके अभी ये टाइम मिल गया है गवर्नमेंट को अपील करने का भी कि क्या इसका नतीजा निकलता है, वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। मगर ये हुदैबिया ने बिल्कुल प्रशासन को अच्छा सर, नया मंजर दे दिया। क्विकली शहबाज शरीफ को जो रिलीफ मिला उसके ऊपर भी मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये तो आगे जब अदालत में अब ये देखेंगे कि ये छुट्टियां आ गई हैं बीच में, गवर्नमेंट को मौका मिल गया है कि जाके वो इसके अगेंस्ट अपील ले लेती हैं कि रुक जाता है कि नहीं रुक जाता। अदालत गुस्से में भी आ सकती है कि जनाब आपने हमारे अहकाम की तकमील क्यों नहीं की, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सो ये अभी ओपन क्वेश्चन है। ठीक है क्लास साहब, अब हमें ब्रेक के लिए जाना है, तो हम ये भी डिस्कस करते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना की जो वज़रा से बहस हुई वो क्यों हुई और छुट्टियों वाला क्या मामला है, इसके ऊपर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में एक बार फिर खुश आमदेद। रऊफ क्लास्टर साहब, ये क्या वज़ीर ख़ज़ाना भी नए नए आए हैं, इनकी वज़रा से किस बात पे बहस हो गई, इसकी क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स है? एक बात की हम हालांकि बहुत सारी चीज़ों में क्रिटिकल भी रहते हैं शौकत तरीन साहब के, और भी रहेंगे भी से इश्यूज जब आएंगे कोई इस तरह के, अगर लेकिन कैबिनेट में उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया है। जो आमिर साहब की लाइन, पता नहीं आमिर साहब से मुतासर है, इनका प्रोग्राम देखते हैं रेगुलर शौकत तरीन साहब, क्योंकि आमिर साहब ये कहते थे कि ये राइट नहीं दिया जा सकता, यहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो हैं, स्पेशली पॉलिटिशियंस, MNAs, MPs, इनको उठा के ये जो सरकारी इदारे हैं इनके बोर्ड्स पर बिठा दिया जाए, मेंबर बना दिया। तो बिल्कुल भी नहीं, और ब्यूरोक्रेट्स भी, क्योंकि वो चेक हैं, जब वो खुद बोर्ड का मेंबर बन जाते हैं तो खराबी वहीं से शुरू होती है। उन्होंने पिछली मीटिंग में नेशनल बैंक के लेकर आए कि इन्होंने बनाने थे बोर्ड के नए कोई मेंबर
रखने थे। इमरान खान साहब चाहते थे 3 नए मेंबर उसमें इंडक्ट करने थे। खान साहब, एहसन अली चुगताई साहब थे, फरहान मलिक साहब थे, खुर्शीद ये कोतवाल साहब थे। इनके नाम उन्होंने कहे कि इनको नेशनल बैंक के बोर्ड में भेजें। और ये बड़ी पुरानी बहस है, जब हम पब्लिक टीवी में थे तो हमने उस वक्त भी स्टोरीज की हुई हैं कि उस वक्त फवाद चौधरी साहब और कुछ और मिनिस्टर थे जिन्होंने वहाँ पे रोला डाला हुआ था कि जनाब के ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव MNAs MP सेनेटर जो हैं MP ये क्यों नहीं बोर्ड पे बिठाते, सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, ये बैठते हैं मर्जियाँ करते हैं, आवाम की पॉलिसीज आवाम के इंटरेस्ट को वाच नहीं करते। एक पॉइंट अभी वो भी था फवाद का बड़ा एक अहम, आप कह भी सकते हैं कि आपस में मिल मिला के प्राइवेट सेक्टर और वही बैंक के लोग या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के OGDC हो या दीगर आपके इदारे हैं वो बैठ के आपस में मिल मिलाप कर लेते हैं और उसमें आपकी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, नुमाइंदे नहीं होते, लिहाजा बैलेंस नहीं होता या फेयर एक वो प्ले नहीं होता। ये वो फवाद का था। और फवाद ने 2-4 दफ़ा जब बात रेज की तो फ़रोग नसीम साहब लॉ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पहले कहा था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ इस पे वो है ऑब्जर्वेशन हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आप नहीं लगा सकते, इनका इवन अथॉरिटीज़ के चेयरमैन भी नहीं लगा सकते, MD नहीं लगा सकते और इनको आप बोर्ड के मेंबर भी नहीं बना सकते। इस पर बल्कि आपको याद आ जाएगा अमर साहब को स्टोरी मैंने की थी, उस पर उनको कहा गया था फ़रोग नसीम साहब को, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा वजीर उन्हें, आप एक रेफरेंस फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में, उनसे इजाज़त लें। खैर वो अभी उसका क्या बना वो उसका मुझे लेटेस्ट फिर हम पता कर लेंगे। अब क्या हुआ, नेशनल बैंक की समरी लाई गई तो उसके बोर्ड के नए मेंबर लाने थे, कुछ आगे पीछे करने थे, उस पर दोबारा फिर मेंबरान ने वही पुराने दुख जाग गए उनके। उन्होंने कहा जनाब कि इसमें आप ये MNAs MPs को भी लगाएं और सेनेटर्स को भी आप मेंबर क्यों नहीं लगाते। तो शौकत तरीन साहब टू के स्टैंड एज फाइनेंस मिनिस्टर या वट एवर, उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल आप इस चीज़ से अवॉइड करें। सियासतदानों को खुद बैंकर हैं, बैंक में रहे हुए हैं साहब, अपना बैंक है उनका, वो बैंक जो भी बंद हुआ है, तो उन्होंने कहा जनाब के बैंक में और सरकारी इदारों में आपको नहीं लगाना चाहिए इनको, ये जो हैं पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं। ठीक है, उन्होंने खासा इसको अच्छा खासा रगड़ा, जो कि मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने मिनिस्टर्स ने कहा जनाब सूबों को रिप्रेजेंटेशन दें, बाकी सूबों का लोग नहीं होते, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, इन दोनों को। बहरहाल शौकत तरीन साहब की ये अप्रोच है कि बोर्ड पे हम इसको ये कंटिन्यू करो, ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। सर छुट्टियों का मामला वो बड़ी आता हूँ मैं, बड़े लोग इस पे वो डिस्टर्ब बैठे होंगे। तो उसी ही कैबिनेट के इजलास में वहाँ पे अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने, सर ये पिछले कैबिनेट इजलास की वीक की बात बता रहा हूँ मैं, उसी में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने उठा लिया मामला। उन्होंने कहा जनाब ये जो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब या असद उमर साहब बैठे हुए हैं, ना किसी ने मशवरा किया, ना कोई कैबिनेट से कोई डिस्कशन हुई, इन्होंने जाकर 6 छुट्टियां दे दी हैं पूरी ईद पे। 6 का मतलब ये है कि 2 पिछले हफ्ते की आपको हफ्ता इतवार तो वैसे हैं, अगला हफ्ता इतवार ईद के बाद का भी है, सो ये तकरीबन जाके 10 छुट्टियां बनती हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तानी टेक्सटाइल इस वक्त पिक कर रही है, अब कर रही है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपने 10 दिन के लिए पूरा गैप दे दिया, आपने सरकारी मुलाजमीन को छुट्टियां दे दी, वो घर बैठ गए। उन्होंने कहा इसके बड़े नेगेटिव इसके इम्पैक्ट होंगे, आप लोगों ने बगैर असद उमर एंड कंपनी ने मशवरा किया ये काम किया है, ये गलत किया है और आपको डिस्कशन करनी चाहिए थी, हम आपको बताते। इससे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी डिस्टर्ब हुए थोड़े से और बाकी मेंबर भी डिस्टर्ब हुए, लेकिन इस पर शेख रशीद साहब और एक दो वजीरों ने कहा अब जो होना सी हो चुका है, आपकी दफा इस कौम की छुट्टियों की ये है बाशो, ये उस पे छुट्टियों पे चलती है, काम तो हम करना नहीं चाहते। एक दिन की छुट्टी का मतलब होता है तकरीबन जो है कि $1 बिलियन का GDP का नुकसान हो जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं सरेकी की मिसालें हैं, बड़ी मजे की हैं। वो कहते हैं एक उसको कहते कम जवान दी मौत है, हमारी साइड पे कम जवान दी मौत है, इस कौम डाल रहे होते हैं, इस कौम का काम करने को तो जी नहीं चाहता। बल्कि एक और भी मिसाल है सुनाता जाऊँ, वो कहते हैं जवान को या भूख उठावे या धूप उठावे, अदरवाइज जवान सुता पे। और कुछ 10-10 छुट्टियां हो चुकी हैं, लोग जुमे से हफ्ता इतवार की मिला के छुट्टियां हो गई हुई हैं और सिर्फ बैंक के कहने के 2 दिन खुले हुए हैं, मगर मनी एक्सचेंज बंद है, बाकी सारी जो उसकी पूरा मुल्क बंद हो चुका है। उस पर उन्होंने कहा जनाब शेख रशीद साहब आवाम ही लेते हैं ना, आपको पता है आवाम खुश हो जो छुट्टी, खुद भी काम नहीं करते, किसी को करता देख भी नहीं सकते। उन्होंने कहा नहीं ना करना है, अगर आपने इसको 6 से 3 कर दी ना छुट्टियां तो कौम हमारे खिलाफ हो जाएगी, वोट हमारे खराब हो जाएंगे, हर चीज तो वोट से देखी जाती है। अच्छा। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी ले जाएं जी उसमें आपके NCO CMA ले जाएं, अगर वो मानते हैं तो कर दें। आप मिट्टी और सुहा करेंगे, वी आर सिटिंग इन आज आप उसको बैठ के कैसे रिवाइज कर सकते हैं। लोग मंडे जा चुके हैं अपने 4 छुट्टियां पहले, अभी 5वें दिन पे ईद है और सारा मुल्क बंद हो चुका हुआ है। और ये मैं बोर्ड का क्विकली कह दूं कि वो ये पहले भी क्लास साहब ने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि कैबिनेट के अंदर ही परवेज खटक साहब ने बहुत बड़ा एतराज़ किया था कि यहाँ पे बाकी सारे इदारों में PLL में जो था
वो जो असद याउद्दीन साहब जो सेक्रेटरी साहब हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में आ चुका हुआ है, उन्होंने अपने 2 कजन्स करवा लिए हुए थे। और इस वक्त वहाँ पे खवानीन का एक ग्रुप है जो कि पाकिस्तान चला रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं चला रहे। ये आजम खान ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे उनके मर्दान ग्रुप इसे कहते हैं, खान ग्रुप को कहते हैं मर्दान ग्रुप। एक उनके रिश्तेदार है नीचे असद याउद्दीन साहब है, इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम आ गया है, क्योंकि मर्दान के हैं रिश्तेदार है वो भी नहीं हट सकते। तीसरे जाजेब खान साहब बैठे हुए हैं, वो जो है पाकिस्तान के 5-10 साल में किसी को एक्सटेंशन नहीं मिली, हालांकि 56 केसों के मौजूद हैं। असद उमर साहब उनको सेक्रेटरी ले गए हुए हैं और ऊपर बैठा हुआ सलमान खान आईबी के अंदर। सो ये खवानीन का ग्रुप है, ये अपनी जाने से पहले तमाम बोर्ड्स के अंदर मजीद सत्यानाश करके जा रहे हैं कि अपने बंदे लगवा रहे हैं। ठीक है, खवानीन के इस ग्रुप को सर और भी एक्सप्लोर करेंगे, हमने कुछ स्टोरीज को भी टच किया, इन पे मजीद भी बात होने की जरूरत है। और छुट्टियों का मामला क्या होगा, क्या डिसाइड करता है एनसीओसी इसके ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।